हाय फ्रेंड्स, आई एम रोहिणी एंड आई वेलकम यू इन झारखंड परिचय। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ वीडियो। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं झारखंड की जनजातियों में मुंडा जनजाति। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की वीडियो, यानी कि मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, जो कि कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग 14.56% है। झारखंड में मुंडा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण रांची जिले में है। इसके अतिरिक्त यह जनजाति कहां-कहां पाई जाती है झारखंड में? गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां में। ठीक है। तमाड़ में रहने वाले मुंडाओं को तमाड़ी मुंडा या फिर पातर मुंडा कहा जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, ये मार्क कर लीजिएगा। पातर मुंडा किन्हें कहते हैं, क्वेश्चन में आ सकता है। तो तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले मुंडाओं को पातर मुंडा कहा जाता है। यह जनजाति केवल झारखंड में ही पाई जाती है। यह स्पेसिफिकली यह जनजाति क्या है, झारखंड में ही पाई जाती है। मुंडा जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति समूह से है। प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। ठीक है। मुंडा लोग मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं। जो भाषा वो बोलते हैं, जैसे उराओं में कुड़ुक भाषा थी, वैसे मुंडाओं में मुंडारी भाषा है। तथा भाषाई विशेषता के आधार पर इनका संबंध किससे है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। ठीक है। भाषा परिवार हो गई ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। मुंडा जनजाति कोलेरियन समूह की एक सशक्त और शक्तिशाली जनजाति है। कोलेरियन समूह से ये बिलोंग करती है। ऐसे अलग अलग टर्म मिल रहे हैं, नोट डाउन करते जाइए, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ठीक है। मुंडा स्वयं को होड़को तथा अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। ये भी बिल्कुल अलग साउंड कर रहा है ना, नोट कर लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों वो कहते हैं? इनमें मान्यता है कि इनके जो आदि माता पिता थे वो होड़ो और होड़को थे। मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को खुटकट्टी भूमि, और उनके जो गांव होंगे, खुटकट्टी भूमि वाले जो गांव होंगे, उनको खुटकट्टी गांव कहा जाता है। उरांव में भी उरांव द्वारा निर्मित भूमि का नाम मैंने बताया था। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या है वो। ठीक है। आगे हम देखेंगे सामाजिक दृष्टिकोण। इस जनजाति में गोत्र को किली के नाम से जाना जाता है। रिसा मुंडा, जो कि मुंडाओं के आदि पुरुष थे, उन्होंने मुंडा समाज को 2 किलियों में बांटा था। पहला महलिको, जिसको महली मुंडा भी कहते हैं, और दूसरा कुम्पाट मुंडको या कपाट मुंडा। ये दोनों टर्म में से कोई भी टर्म पूछ सकता है। ठीक है। 2-3 बार सुनेंगे, फेमिलियर हो जाएंगे आप। नेक्स्ट, रिजले द्वारा मुंडा जनजाति को 340 गोत्र में बांटा गया। उनके हिसाब से मुंडा जनजाति के 340 गोत्र बताए गए हैं। ठीक है। तो जो आदि पुरुष थे उन्होंने 2 किलियों में बांटा था, और जो रिजले हैं उनके हिसाब से 340 है। तो 2 क्वेश्चन तो यहां पर भी बन गए। उनमें से कुछ प्रमुख गोत्र हैं नाग, बोदरा, धान, भेंगरा, आइंद, तोपनो, होरो आदि। बहुत सारे हैं, मैंने कुछ के नाम आप लोगों को बता दिए। अधिकांश मुंडा परिवारों में एकल परिवार पाया जाता है, सिंगल फैमिली पाई जाती है। ठीक है। मुंडा परिवार पितृसत्तात्मक तथा पितृवंशीय होता है। पितृसत्तात्मक मतलब पिता की प्रधानता होती है, और पितृवंशीय मतलब वंश को आगे बढ़ाने का जो जिम्मा होता है, वंश पिता के वंश से आगे बढ़ता है, पिता के नाम से वंश आगे बढ़ता है। इस जनजाति में वंश कुल की परंपरा को खूट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। खूट मतलब वंश, परिवार। मुंडा जनजाति का जो युवा गृह है उसको गितियोड़ा कहते हैं। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि गितियोड़ा क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है, या गितियोड़ा किस जनजाति से संबंधित नाम है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। अब युवा गृह है, तो युवा गृह में मैंने लास्ट वीडियो में लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन दिया था, तो इसमें भी यही है कि गितियोड़ा में मुंडा युवक युवतियों को शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाता है। उनके सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं और अपने समाज से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट वो ट्रेन करना चाहते हैं, वो होता है उनका गितियोड़ा। गितियोड़ा उनका युवा गृह है। सामाजिक व्यवस्था से संबंधित
कुछ टर्म्स हैं जिनसे हम थोड़ा फेमिलियर होंगे। अभी जैसे मैंने बताया युवगृह, वो क्या है, गितियोड़ा है। इस समाज में विवाह को अरंडी कहा जाता है। विधवा विवाह को सगाई कहते हैं। जनरली सगाई मतलब इंगेजमेंट होता है, शादी से पहले का, लेकिन मुंडा समाज में सगाई मतलब क्या होता है, विधवा विवाह, बिल्कुल अलग है। आई गेस आपको याद रहेगा। वधु मूल्य को गोनोंग टाका या कुड़ी टाका या कुरी टाका, जैसा प्रोनाउंस कर पाए, कहते हैं। इसमें जो ग्राम प्रधान होते हैं उनको मुंडा कहते हैं। ग्राम पंचायत को हातू कहते हैं। ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं उनको हातू मुंडा कहते हैं। कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत को परहा या पढ़ा कहते हैं। पंचायत स्थल क्या होता है, अखड़ा। अखड़ा में मीटिंग्स भी होती है और सेलिब्रेशंस भी होते हैं, मतलब नृत्य गान भी होता है जब जरूरत पड़े तब। पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है, मानकी कहा जाता है। अब हम देखेंगे इनका आर्थिक दृष्टिकोण। मुंडा स्थायी रूप से क्या है, कृषि कार्य करते हैं। यह मोटे अनाज, चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन आदि की खेती भी करते हैं। कृषि के अलावा जैसे हमने उरांव में देखा था वैसे यहाँ पे भी है कि ये पशुपालन करते हैं। मैं बीच बीच में दूसरी जनजाति का रेफरेंस इसलिए ले रही हूं ताकि ये सुनते सुनते भी दूसरी जनजाति के बारे में आपको थोड़ा पता चल जाए और जिन लोगों ने पढ़ लिया है उनका थोड़ा रिवीजन हो जाए। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर इनकी भूमि 3 प्रकार की होती है। पंकु, हमेशा उपज देने वाली भूमि पंकु। नागरा, औसत उपज वाली भूमि। और खेसी, बालू युक्त भूमि। ये शिकार करने, मछली मारने आदि के शौकीन होते हैं। शिकार करना, मछली मारना इनको पसंद होता है। अब मुंडा व्यवसाय व निर्माण कार्यों में मजदूरों के रूप में या फिर कुछ सरकारी नौकरियां भी करने लगे हैं। ये जो बातें हो रही थी ये जो ट्रेडिशनली बातें हैं वो है, लेकिन आज की डेट में हम जानते हैं कि झारखंड में रहने वाली हर जनजाति अपने आप को डेवलप कर रही है, नौकरियां कर रहे हैं, लोग पढ़ लिख रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे वैवाहिक दृष्टिकोण। जैसे कि मैंने पहले बताया था, मुंडा समाज में विवाह को क्या कहा जाता है, अरंडी कहा जाता है। विवाह संस्कार, कहीं भी मुंडा समाज में जो विवाह होता है उसका आरंभ कौन करते हैं, दूतमदार यानी कि अगुआ। अगवा बताया था मैंने कौन होते हैं, जो रिश्तों एक घर से दूसरे घर का जो रिश्ता होता है वो लेकर के जाते हैं, उनको दूतमदार कहते हैं। अगवा का मतलब दूतमदार मुंडा में, ठीक है। इस समाज में, मुंडा समाज में बारात को बला कहते हैं, है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग और डिफरेंट। विधवा विवाह को बता चुकी हूं मैं, सगाई कहा जाता है। और यहाँ वधु मूल्य को गोनोंग टाका या कुड़ी गोनोंग कहते हैं। मुंडा जनजाति में समगोत्रीय विवाह वर्जित है, एक गोत्र में विवाह नहीं होता है। मुंडा समाज में जनरली ऐसे एक विवाह की प्रथा है, लेकिन विशेष परिस्थिति में क्या होता है, बहु विवाह किया जाता है। मतलब 1, 2 या फिर 3, आई गेस 3 शादियां करने का उनके ये में परमिशन है। अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में 3 शादी कर लेते हैं तो उनकी जो पहली बीवी होंगी उनको घर का खान पान देखने की जिम्मेदारी दी जाती है। जो दूसरी बीवी होंगी वो घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा का जिम्मा लेती हैं और जो तीसरी वाइफ होंगी वो उनका गृहस्थी देखेंगी। ऐसा इनके समाज में प्रथा है। मुंडाओं में प्रचलित विवाह, आयोजित विवाह, आप लोगों को अभी तक याद हो जाना चाहिए कि आयोजित विवाह क्या है, ठीक है। तो इनमें प्रचलित विवाह है आयोजित विवाह, राजी खुशी विवाह, हरण विवाह और सेवा विवाह। आयोजित विवाह क्या होता है, मुंडा समाज में जो आयोजित विवाह है वो सबसे प्रचलित रूप है। इस विवाह में वर वधु के माता पिता के द्वारा विवाह किया जाता है, ठीक है। राजी खुशी विवाह, इसमें वर वधु की इच्छा सर्वोपरि होती है, ये काइंड ऑफ लव मैरिज टाइप है। हरण विवाह, अगर कोई लड़की पसंद आ जाती है किसी को तो उसका हरण करके उसके साथ विवाह करने की जो प्रथा है उसको हरण विवाह कहते हैं। सेवा विवाह भी मेरे को लगता है आप लोगों के लिए सिमिलर साउंड करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जो भावी वर होते हैं वो ससुर के घर में रह के सेवा द्वारा वधु मूल्य चुकाते हैं, ठीक है।
विवाह के बाद हम देखेंगे तलाक। मुंडा समाज में शादियां तोड़ी भी जा सकती हैं और इस मामले में स्त्री और पुरुषों दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं इस समाज में। यदि स्त्री तलाक चाहती है, अगर वो तलाक के लिए पहले अप्रोच करती है तो उसे वधु मूल्य लौटाना पड़ता है। इस जनजाति में तलाक को साकमचारी के नाम से जाना जाता है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, साकमचारी। ठीक है। इस जनजाति में महिलाओं का छप्पर पर चढ़ना तथा महिलाओं का दाह संस्कार में भाग लेने हेतु शमशान घाट जाना वर्जित होता है। यहाँ पर ये छप्पर को मैं छत भी लिख सकती थी, लेकिन छत कंफ्यूजिंग टर्म हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे छप्पर लिखा है तो छप्पर मतलब जो कच्ची छतें होती हैं ना, जिसमें खपरेल मकान होते हैं, उसमें महिलाओं का चढ़ना वर्जित है। नहीं तो आप ये भी बोल सकते हैं ना कि मैम छत पे तो चढ़ सकते हैं, छत पे क्यों नहीं चढ़ सकते, इसलिए छत ना लिख करके मैंने इसमें छप्पर लिखा है। ठीक है। आगे हम देखते हैं इनका सांस्कृतिक दृष्टिकोण। इस जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र को पटोई या करिया या केरिया कहा जाता है और महिलाएं जो वस्त्र धारण करती हैं विशेष पर्व त्योहार के अवसर पर, सांस्कृतिक अवसर पर, तो उसको पर्या कहा जाता है। ये तो कपड़ा हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी एक्सेसरीज। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। महिलाएं जो कान में पहनती हैं उसको तरकी कहते हैं। कान में पहने जाने वाले आभूषण को तरकी कहा जाता है। वहीं गले में पहने जाने वाले आभूषण को हंसली कहते हैं। ठीक है। और जो कंघी होती है, लकड़ी की कंघी, उसको नकी कहा जाता है। इस जनजाति में गोदना को सांगा कहते हैं और गोदना बनाने वाली जो लेडी हैं उनको महोली कहा जाता है। जितने अलग अलग नाम आपने अभी तक सुने हैं नोट डाउन कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं इससे। इस जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल, वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं, पर्व त्योहार के वीडियो में सरहुल को बा पर्व कहा जाता है मुंडाओं में। ये कब होता है? चैत माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है ना। अब यहाँ पे चैत माह है। चैत माह, अगर आप मेरी वीडियो को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मेरे जितने फॉलोअर्स हैं उनको चैत माह तो याद हो जाना चाहिए। चैत माह है मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है। कर्मा कब मनता है? भादो माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। त्योहारों से, फेस्टिवल से एक क्वेश्चन ऐसा बिल्कुल रहेगा। ठीक है। भादो का महीना कौन सा होता है? सितंबर का महीना होता है। ठीक है। आगे देखते हैं सोहराई। सोहराई पशुओं के लिए, पशुओं को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या को। कार्तिक मतलब मंथ ऑफ नवंबर। रोवा पुना, ये आपने पहली बार सुना होगा, ये धान की बुआई के समय मनाते हैं। बतौली भी आपने पहली बार सुना होगा आई गेस। ये आषाढ़ में खेत जुताई से पूर्व छोटा सरहुल के रूप में इसको मनाते हैं। ठीक है। इसमें आषाढ़ का मंथ हो जाएगा मंथ ऑफ जुलाई। नेक्स्ट बुरु पर्व, ये दिसंबर माह में मनाया जाता है। दिसंबर मतलब अघन का महीना। ठीक है। फागु पर्व जो होली का समरूप है। जतरा, जोमनवा, इसकी वीडियो है, आप देख सकते हैं। आदि पर्व इनके विशेष पर्व हैं। पशु पूजा हेतु आयोजित त्योहार को सोहराई कहा जाता है। ये ऑलमोस्ट हर जनजाति में बहुत विशेष स्थान रखता है ये त्योहार। मुंडाओं के जितने भी अनुष्ठान होते हैं उसमें हड़िया और रानू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे इनके धार्मिक दृष्टिकोण। मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? सिंहबोंगा हैं, जो कि सूर्य का प्रतिरूप हैं। सूर्य भगवान को ही इनकी जनजाति में सिंहबोंगा कहते हैं। सोसो बोंगा, ये इंपॉर्टेंट है, यह मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा है। मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा जो इनकी परंपरा एवं विकास क्रम पर प्रकाश डालता है। लोक कथाओं के अनुसार, एक और लोक कथा है उनकी, ऐसे तो बहुत सारी लोक कथाएं होंगी, लेकिन एक लोक कथा के अनुसार जब सब कुछ जलमग्न था तब सिंहबोंगा ने ही ओतो दिशुम का निर्माण किया था। ये ओतो दिशुम है पृथ्वी। ठीक है।
ऐसे टर्म आएंगे और वो पूछ सकते हैं कि ये किस जनजाति से रिलेटेड है या इस वर्ड का क्या मीनिंग है। आगे देखते हैं इनके अन्य प्रमुख देवी देवता। हाथूबोंगा ग्राम के देवता हैं। देशावली गांव की सर्वोच्च देवी हैं देशावली। ओड़ाबोंगा या खूठांकार कुल देवता। इकिरबोंगा जल के देवता। बुरुबोंगा पहाड़ के देवता। मुंडाओं में जो पूजा स्थल है उसको सरना कहते हैं। ठीक है, सरना स्थल इज इक्वल टू पूजा स्थल ही होता है। पाहन जो गांव के धार्मिक प्रधान होते हैं, मुंडाओं के गांव के जो धार्मिक प्रधान होते हैं उनको पाहन कहते हैं। पुजार पाहन के सहायक होते हैं। इस जनजाति में जो झाड़ फूक करने वाले होते हैं उनको देवड़ा कहा जाता है। और एक पद होता है ग्रामीण पुजारी का जिसको डेहरी कहा जाता है। ठीक है, कुछ और धार्मिक तथ्य हैं जैसे कि जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ रहता है तो बच्चे सुरक्षित जन्म ले, इसके लिए गारसी बोंगा की पूजा आराधना की जाती है ताकि बच्चे का सुरक्षित जन्म हो। और जब बच्चा का जन्म हो जाता है तो सिंह बोंगा को सफेद मुर्गे की भेंट चढ़ाई जाती है बच्चे के जन्म के बाद। ठीक है, मुर्गे की भेंट चढ़ाई जाती है। किसको? सिंह बोंगा को, उनके प्रमुख देवता को। सबसे पहले गारसी बोंगा की पूजा आराधना करते हैं जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब। बच्चा जब जन्म ले लेता है तो सिंह बोंगा को भेंट चढ़ाई जाती है सफेद मुर्गे की। फिर बच्चे का नामकरण संस्कार होता है जिसको कि इस जनजाति में साकीन कहते हैं। ठीक है, फिर है कर्ण भेदन। इस प्रजाति में कर्ण भेदन बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर बोल सकते हैं कि अनिवार्य है। कर्ण भेदन कान की पियर्सिंग कराना। ठीक है, इसको कहा जाता है लुतुर तुकुई। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 2-3 बार सुनिएगा, फेमिलियर हो जाइएगा। ठीक है, आगे देखेंगे मुंडा समाज में शवों को जलाने तथा दफनाने दोनों प्रकार की प्रथाएं क्या हैं? विद्यमान हैं। दफन भी किया जाता है और शवों का दाह संस्कार भी किया जाता है। इसलिए मैंने बीच में मेंशन किया था कि दाह संस्कार के लिए महिलाओं का जाना निषिद्ध है, परंतु दफनाने की प्रथा अधिक प्रचलित है इस जनजाति में। जिस स्थान पर मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती हैं उसे शासन कहा जाता है। तो शासन इज इक्वल टू शमशान। ठीक है, शासन इज इक्वल टू शमशान। शासन में पूर्वज या मृतकों की स्मृति में शिलाखंड रखा जाता है, पत्थर के टुकड़े रखे जाते हैं उनको मेमोराइज करने के लिए, जिसे शासनदिरी कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि शासनदिरी किससे रिलेटेड है, वही सेम कि किस जनजाति से रिलेटेड है, या शासनदिरी कौन से विधि से रिलेटेड है, जन्म, नामकरण, विवाह या फिर मृत्यु, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, दाह संस्कार के बाद जब लोगों को दफनाने के बजाय उनका दाह संस्कार किया जाता है तो उसके बाद जो हड्डियां होती हैं उनको ला करके, यहां मैंने टाइपिंग एरर किया है, शासन में गाड़ दिया जाता है जिसे हड़गड़ी कहते हैं। जिनको दफन कर रहे हैं उनके लिए तो हम पत्थर लगा करके उनको मेमोराइज कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए तो शासनदिरी हो गया, लेकिन जिनको हम दाह संस्कार कर रहे हैं, जिनका हम दाह संस्कार कर रहे हैं, उनकी हड्डियों को ला करके हम जब दफनाते हैं उसे हड़गड़ी कहते हैं। जो मुंडा समाज है उसमें रसोई का भी बहुत विशेष स्थान है। ऐसे तो रसोई घर किसी भी घर के लिए बहुत विशिष्ट होता है, लेकिन इनमें क्या होता है, पहले तो है कि रसोई घर को मंडी ओरा कहते हैं और इस किचन का एक पार्ट होता है जिसे कि आदिंग कहा जाता है। ये बहुत इनका होली और सेक्रेड प्लेस होता है क्योंकि वहां पर वो अपने पितरों को स्थान देते हैं। उनका ऐसा विश्वास है कि उस स्थान पर पितरों की आत्मा का निवास होता है। ठीक है, आई गेस वीडियो फिर से बहुत लंबा हो गया होगा, सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इफ इट इज सो, डू लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, बी सेफ, सच प्रैक्टिस कीजिए, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।